हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को, यानी आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे। क्यों? चूँकि 31 जनवरी 2025 को हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया है। अब इसकी जो मुख्य बातें हैं उसकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि एक्चुअली ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, इसको क्यों पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है और क्या यह बाइंडिंग है सरकार को कि हाँ अगर जो इसमें रिकमेंडेशन है, सजेशन है उसका पालन करे। ये सारी चीज़ के अलावे जो ये सर्वे में मुख्य बातें हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दिया है, टेबल कर दिया है। क्या? ऑन द 31 जनवरी 2025। इस सर्वे के अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 26 का, वह ऐसा उम्मीद है कि 6.3 से 6.8% तक रहने का उम्मीद है। इसके बावजूद माने ग्लोबल अनसर्टेनिटी यानी वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद इतना रहने की उम्मीद है अकॉर्डिंग टू या इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। चलिए देखिए, इकोनॉमिक सर्वे क्या है? एक एनुअल रिपोर्ट है जो यह रिव्यू करता है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल है, एक साल में क्या हाल रहा, या एक रिव्यू करता है। इसके अलावा जो क्या चैलेंजेज रहे पिछले एक साल में उसका भी यह आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है और सजेशन भी देता है कुछ पॉसिबल सोल्यूशन का। इसको बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक सर्वे। ये कौन बनाता है? यह इकोनॉमिक डिवीजन बनाता है जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता है और किसके गाइडेंस में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर में। हर मिनिस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिवीजन भी होते हैं। उसके बाद में बनाने के बाद चीफ इकोनॉमिक और एडवाइजर के गाइडेंस में बनने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर इसको अप्रूव करती हैं और पार्लियामेंट में प्रस्तुत होता है। सबसे पहला जो इकोनॉमिक सर्वे था वह 2051 को इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, बजट के साथ, एलॉन्ग विद द इंडियन बजट अंटिल 1964। पहले क्या होता था कि बजट के साथ ही या इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1964 से क्या होगा कि यह अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है ना। पहले एक ही वॉल्यूम होते थे, लेकिन अभी हाल में इसको 2 वॉल्यूम कर दिया गया। पहला वॉल्यूम में क्या होते हैं? रिसर्च और एनालिसिस, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस पिछले साल में आए उस पर रिसर्च और एनालिसिस होते हैं। और सेकेंड वॉल्यूम 2 में क्या होता है? सेक्टर वाइज रिव्यू होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का अलग रिव्यू होगा, मैन्युफैक्चरिंग का अलग रिव्यू होगा, सर्विस सेक्टर का अलग रिव्यू होगा कि इसमें क्या सजेशन है, क्या चैलेंजेज आए, कितना ग्रोथ किए, ये सारे चीज़ वॉल्यूम 2 में होते हैं सेक्टर वाइज। क्लियर? अब हम आते हैं कि क्या इकोनॉमिक सर्वे क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, यह एक ऑफिशियल असेसमेंट देता है इकोनॉमी का, यानी पूरे पिछले एक साल का क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा रही, दोनों का एक ऑफिशियल असेसमेंट होता है गवर्नमेंट साइड से। क्लियर? या कि इकोनॉमिक कंसर्न जो होती है, जो आर्थिक चिंताएं होती हैं, उसको भी हाईलाइट करता है और उस एरिया को भी हाईलाइट करता है जहां पे फोकस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा यह पॉलिसी को भी रिकमेंड करता है कि यह पॉलिसी लाइए तो यह चैलेंजेस दूर हो सकती है, जिससे क्या होगा? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में इंप्रूव होता है। क्लियर? अब आता है कि क्या यह इकोनॉमिक सर्वे सरकार को बाइंडिंग है, सरकार को बाध्यता है कि इसको माने? नहीं, कोई लीगली मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना। फॉर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट के लिए कोई कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि यह प्रेजेंट करे इकोनॉमिक सर्वे। हर बजट का है आर्टिकल 112 में, लेकिन इसका कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट कोई ऑब्लिगेटेड नहीं है कि इनके रिकमेंडेशन को फॉलो करे। लेकिन इसके बावजूद यह जो प्रेजेंट किया जाता है कि सिग्निफिकेंस या बड़ा महत्वपूर्ण होता है हमारे इकोनॉमिक को सेव करने के लिए, इकोनॉमिक ज्ञान को सेव करने के लिए, यानी क्या इकोनॉमी का स्थिति है पिछले एक साल में, यह जानने के लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये हम समझ लिए। अब हम आते हैं कि इसका क्या की टेक अवे है इकोनॉमिक सर्वे का, है ना। तो सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, यानी विश्व के सारे इकोनॉमी को कंपेयर करके देखेंगे तो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट रहा है पिछले एक साल में। क्यों? चूंकि ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट स्लो रहे हैं,
क्यों? चूंकि प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद आगे बढ़ाया है और अनिश्चितता है, जैसे युद्ध वगैरह हो रहे हैं, जैसे ट्रम्प आए वो अब संरक्षणवाद को दे रहे हैं, बाहरी सामान को मंगाने पर उन पर टैरिफ लगा रहे हैं, जिसके कारण हो गया जो व्यापार हो, वैश्विक व्यापार है और जो निवेश है वह बड़ा स्लो रहा है। तो अगर विश्व में हर जगह स्लो रहा तो इंडिया में भी स्लो रहा, लेकिन चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग में है उसमें इनका डोमिनेंस रहा है ना। मैंने चाइना जो है अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं थर्ड ऑफ द ग्लोबल आउटपुट, लेकिन इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन के कारण उनका भी शिफ्ट हो रहे हैं आउटसोर्सिंग पैटर्न में, यानी आउटसोर्सिंग मीन्स काम कहीं का और कहीं से लेबर कराया जा रहा है। जैसे इंडिया में लेबर चिप होता है तो जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ के काम यहाँ से आउटसोर्स करके कराए जाते हैं, बहुत सारे कंपनी काम लेते हैं और यहाँ के लेबर जाके काम करते हैं। क्लियर? तो यह ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, देख लीजिए वर्ल्ड का यह स्थिति है 2023 का ये है, और लाल वाला है इसका 2025 का इस कलर का है ना। ए मतलब होता है एडवांस इकोनॉमी और EMDE मतलब होता है इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। सबका देखिए जीडीपी ग्रोथ कैसा है ना, एसटीडी ग्रोथ आउटलुक अक्रॉस द कंट्री ग्रुप, तो इंडिया का भी इस तरह का। क्लियर? अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, नहीं भारत का अर्थव्यवस्था का क्या परफॉर्मेंस रहा। एसटीडी ग्रोथ हो रहा, धीरे धीरे हो रहा, अमिड अनसर्टेनिटी यानी अस्थिरता के बावजूद भी ग्रोथ हो रहा है। रियल जीडीपी की आप बात करें तो 6.4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में है, जबकि प्रोजेक्ट किया गया 6.3 से 6.8 होगा फाइनेंशियल ईयर 26 में। प्राइवेट कंजप्शन जो है वह राइज किए हैं, यानी 61.8% ऑफ द जीडीपी, यानी 2023-3 के बाद में सबसे हाईएस्ट है। जीबीए ग्रोथ भी हुआ है प्री पेंडेमिक ट्रेंड से। जीबीए ग्रोथ होता है कि किसी भी एक साल में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उसमें से क्या होता है, रॉ मटेरियल और सर्विसेज को काट देते हैं, उसको जीबीए बोलते हैं। अभी अब देखेंगे। इन्फ्लेशन ट्रेंड की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन मॉडरेटिंग अच्छा रहा। कोर इन्फ्लेशन मीन्स जितने भी इन्फ्लेशन होते हैं उसमें से फूड और एनर्जी के इन्फ्लेशन को हटा दीजिए तो कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन फूड इन्फ्लेशन क्या 8.4% रहा है। क्यों? से कि सप्लाई डिस्टर्बन है और वेदर इशू है। सप्लाई डिस्टर्बन जैसे आप मिडिल ईस्ट का देख लीजिए, यूक्रेन रशिया का देख लीजिए, तो आप तेल का भाव कम उधर से ही आते हैं तो उसमें डिस्टर्बन हुआ, महंगाई बढ़ेगा ही। ग्लोबल ट्रेड में देख लिए रेड सी का क्या स्थिति है, यहाँ पे लूट लेते हैं, तो अगर साउथ अफ्रीका से होकर सामान आ रहा है तो उसमें कॉस्ट बढ़ेंगे ही, तो इसलिए सप्लाई डिस्टर्बन के कारण थोड़ा सा महंगाई बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यह इम्प्रूव दिखा रहा, स्लो है सो इम्प्रूव दिखा रहा, यानी फॉर्मलाइजेशन हुए हैं पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी में। जो पैंडेमिक के बाद जो रिकवरी हुए तो उसमें यह इम्प्रूव दिख रहा है। क्लियर? देखिए अब थोड़ा सा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू में देख लीजिए। जीबीए क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किया जाता है कंट्री में, उसमें से डिडक्ट किया जाता है कॉस्ट ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल। जबकि जीडीपी क्या होता है, मार्केट वैल्यू होता है सभी गुड्स और सर्विसेज का पिछले एक ईयर में, है ना, गिवन द पीरियड में, जैसे एक ईयर का हम लोग देखते हैं। यह मेजर्ड होता है आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर, अप्रोच सबका, लेकिन इसमें आउटपुट रीच में प्रॉक्सी जीडीपी इसको बोलते। देखिए मान लीजिए कि अगर शुगर केन है जो 20 रुपये का है, उससे अगर चीनी बनाया गया शुगर जो 50 रुपये का है, इससे अगर आइसक्रीम बनाया गया जो 100 रुपये का है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 30 रुपया ही ना फायदा हुआ। 20 रुपया तो मेरा शुगर केन का है, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने में 50 रुपया हो गया, है ना, चूंकि 50 रुपया तो शुगर केन का है, तो टोटल जीबीए क्या हो गया, या 80 रुपया हो गया, जबकि जीडीपी क्या होगा, 100 रुपया होगा। आया बात समझ में? यानी टेक्निकल क्या होता है, जीडीपी बराबर टोटल जीबीपी सिग्मा नेट टैक्स ऑन द प्रोडक्ट और नेट सब्सिडी ऑन द प्रोडक्ट, तो क्या हो जाता है, जीडीपी हो जाता है। जीडीपी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजर है, जबकि जीबीए सेक्टर वाइज के लिए या यूज किया जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा तो एग्रीकल्चर शुगर केन का। क्लियर? ये देखिए इंडिया ग्रोथ है ना, एवरेज ग्रोथ दिखा रहा जीबीए का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विस का, जीबीए, जीडीपी, ये सब में देख रहे हैं ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन बढ़ ही रहा है। क्लियर? अब हम आते हैं इसके लिए जो फूड इन्फ्लेशन की बात की, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया, जैसे वीट का स्टॉक लिमिट भी, सेरेल में स्टॉक लिमिट ऑफ वीट, ओपन मार्केट सेल स्कीम दिया वाइट राइस के लिए, सेल अंडर भारत ब्रांड, पल्सेस के लिए भी बहुत सारे, जैसे अंडर द भारत ब्रांड चना, मूंग और मसूर दाल के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया, देसी चना, तूर, उड़द, मसूर, येलो, इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट तूर और देसी चना का। वेजिटेबल में सब्सिडाइज किया, सब्सिडाइज सेल होते हैं ओनियन और टोमेटो का,
टोमेटो का, टमाटर का बफर स्टॉक ओनियन का बनाया जा रहा है ना। इसके अलावा लेबर पार्टिसिपेशन का जो देखें, देखिए यह 2017-18 का है और यह 2023-24 का। देखिए हर जगह बढ़ा, अगर यहाँ 23 है तो यहाँ 39 है, यहाँ 25 है, यहाँ 9 है, यह भी परसेंटेज बना है। यानी 15 साल से उम्र के ज़्यादा वुमेन जो लेबर में अगर पार्टिसिपेट करे तो वह उसका यह रेशियो है, परसेंटेज है। क्लियर। अब हम आते हैं यह क्यों हुआ है। स्किल डेवलपमेंट किया गया, बहुत सारी योजनाएं, संकल्प, कोएर, पीएम कौशल योजना, इसके अलावा क्रेडिट दिया गया इन लोगों को, क्रेडिट गारंटी स्कीम, वुमेन ऑन इंटरप्राइजेज को फॉर्मलाइजेशन किया गया, मार्केटिंग सपोर्ट दिया गया। ये सारे काम करने के बाद वुमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप है यानी उद्यमी है उन वो बढ़े हैं। क्लियर। इसके अलावा यह जो एआई के बारे में थोड़ा सा जो इकोनॉमिक सर्वे और चिंता व्यक्त किया है कि यह इन्होंने बताया इकोनॉमिक सर्वे कि एआई का जो ग्रोथ हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंजेज भी है। अपॉर्चुनिटी यह है कि बहुत सारे सेक्टर को ग्रोथ होगा, लेकिन चैलेंजेज ये है कि अगर री स्किलिंग नहीं किया गया लेबर को तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी लेबर, है ना। तो इस तरह का चिंता व्यक्त किया गया है एआई एरा को, है ना। केयरफुली डिप्लॉयमेंट ऑप्टिमाइज ओवर द लॉन्ग होराइजन, इसमें सेफ्टी और केयरफुली डिप्लॉय करने की बात कही गई है, किसमें, एआई में। अब दूसरा रिकमेंडेशन, तीसरा है क्या कि डीरेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ, यानी अगर ग्रोथ करना है तो बिजनेस रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ओवर रेगुलेटेड है, जिससे क्या होगा, रिड्यूस कॉस्ट होगा और बूस्ट एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इनक्रेज करना होगा उद्यमी को, जो उद्योगपति जो नया से स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, उनका जो रास्ते में बैरियर है स्मॉल बिजनेस स्पेशली उनको कम करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे BRAP यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जो इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का। फर्दर इंटरप्राइजेस फ्रेंडली पॉलिसी करने पड़ेंगे जिससे हमारा सस्टेन ग्रोथ होगा। क्लियर। इसके अलावा आते हैं शिफ्ट इन द सर्वे टोन, यानी कॉशियस आउटलुक की बात की गई है। एक्नॉलेज पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी और वार अगेंस्ट स्टैग्नेशन रिस्क। कॉन्ट्रैक्ट विद 2023 की बात की गई है, यानी ऑप्टिमाइजेशन विद द इंडियन रिफॉर्म नाउ अर्जिंग गेट आउट ऑफ द वे बिजनेस टू ड्राइव ग्रोथ। तो यह शिफ्ट इन द इस सर्वे को टोन की थोड़ा सा बात की है। तो यह मोटा मोटी जो भी मुख्य बातें हैं सर्वे का उसको हमने चर्चा कर दिया। यह PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।